Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 or 2371-7117. And friends, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-host in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी आपके सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। और आज प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा। Dhanyavad Vishal. Yes, the headlines first. Well, Prime Minister Narendra Modi assures farmers government is working with pure intention and farmers of the country will lead the Atmanirbhar Bharat campaign. Domestic stock markets were closed for a holiday while Asian markets ended lower and Brent crude oil futures tumble $1.01 to trade at $47.17 a barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार साफ नीयत के साथ काम कर रही है और आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व देश के किसान करेंगे। घरेलू शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहे जबकि एशियाई बाजार नुकसान के साथ बंद हुए और ब्रेंट कच्चे तेल के वायदा मूल्य $1 से ज्यादा गिरकर $47.17 प्रति बैरल पर आए। शुरुआत पहली हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए किसान कानून उनके लाभ के लिए लाए गए हैं और सरकार न केवल उन्हें बाजार के नए अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी प्रणाली को मजबूत भी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार नेक इरादों के साथ काम कर रही है, इससे देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सुधारों के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए किसी भी सुधार का विरोध केवल अटकलों और गलतफहमियां फैलाने की एक नई प्रवृत्ति हाल ही में सामने आई है। किसान कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बाजार में अपने कृषि उत्पादों को बेचने का मौका मिलना चाहिए। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि यदि कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले छोटे किसान बाजार तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब इन कानूनों से उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। And friends, now we're joined by Satish from Delhi. जी सतीश जी, सवाल पूछिए। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम पिछले काफी टाइम से हमारे देश में जो कॉरपोरेट बैंक है उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक होता जा रहा है। अभी 2 बैंकों के बाद अब ये तीसरा भी लक्ष्मी विला, इसका भी प्रदर्शन थोड़ा वो हो गया। तो मैडम कुछ लोगों का कहना है कि 1969 में भी बैंकों की ऐसी स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से इनका नेशनलाइज किया गया था। क्या मैडम वैसी स्थिति दोबारा बनती जा रही है क्या 1969 जैसी? ये बताइएगा मैडम, धन्यवाद। जी, कोऑपरेटिव बैंक्स में काफी हद तक देखा गया है कि फेलियर्स होते हैं, पर आरबीआई करेक्टिव एक्शन लेता है जिसमें मर्जर्स, रिस्ट्रक्चरिंग या एक्विजिशंस के जो है
मुद्दे रखे जाते हैं और कोशिश की जाती है कि बैंक्स को स्ट्रेंथन किया जाए सुपरविजन के द्वारा। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति बन रही है, पर ये जरूर देखा जा रहा है कि एक कोऑपरेटिव बैंक के बाद दूसरा कोऑपरेटिव बैंक अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा और फेलियर्स की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली लिया गया है। And now we have Anil, who's calling us from Delhi. Yes, Anil, please ask a question. लालिमा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार जी। और विशाल जी, आपको भी नमस्कार। मैं आपको समाचार वाचन का और आपकी लालिमा की न्यूज रीडिंग का मैं बहुत फैन हूँ, बड़ा प्रशंसक हूँ। धन्यवाद। तो नाउ आई मीन कमिंग टू द पॉइंट, आई एम डॉक्टर अनिल किशोर खरबंदा फ्रॉम न्यू दिल्ली। First question I wish to ask is a technical type of question, that is what is the difference between inflation and deflation? यानी इन्फ्लेशन में तो जैसे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं और ये भी कहते हैं करेंसी जो है इन्फ्लेट होती है, लेकिन डिफ्लेशन में क्या यानी उसका मुद्रा की सिकुड़न कहा जा सकता है अगर इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं तो? और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि प्राइस स्ट्रक्चर जब बढ़ता है यानी प्राइसेस बढ़ते हैं कमोडिटीज के, तो उसके साथ ही मतलब वैल्यू ऑफ मनी जो है करेंसी की वो गिरती है। कैन इट बी सेड दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? ये जरा आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं जरा आराम से, यामिनी जी। इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई कहते हैं वो एक जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज जो है, जो सस्टेन रहता है, उसे माना जाता है। तो जैसे आपके बड़े सारे इंडेक्सेस हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उनसे मेजर किया जाता है एक बास्केट ऑफ गुड्स के द्वारा। डिफ्लेशन उसका अपोजिट होता है, जिसका मतलब होता है कि जब प्राइसेस गिरती हैं ज्यादातर कमोडिटीज की ओवरऑल इकोनॉमी में एक सस्टेन लेवल पे, तो उसे जो है डिफ्लेशन कहते हैं। जब भी महंगाई बढ़ती है तो जो आपके पैसे होते हैं उससे जो आप खरीद सकते हैं वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि परचेजिंग पावर क्योंकि उसकी कम हो जाती है, तो महंगाई जो है जो आपका मनी है उस पर इफेक्ट करती है। Yamini, it is also said that to some extent inflation is important because whenever inflation goes down, that's also not good for the economy. How would you explain that? There is a certain amount of a moderate inflation which is required by all economies, ranging from developed to developing and emerging versus. So for India, it is close to about 4 to 5%, which is required, primarily because as an inflation happens and the prices go up, it tends to offer incentives to the producers to produce more. And that brings about the circle of the economy to a greater production and to a higher income levels. Why? Because as the production would increase, more people would be employed and more commodities would be demanded. So the circle would actually lead to a higher level in the economy. जी, और दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आरएस दहिया। आरएस दहिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है। मैं आपके माध्यम से आई वांट टू सेंड ए फीडबैक टू सेबी एंड द रेगुलेटिंग अथॉरिटीज that in mutual fund, if a fund manager does not match the performance with the benchmark, he should not be paid any salary and there should be no deduction in the expense by the asset management company. Right. जी, आपकी जो शिकायत है वो शायद थोड़ी सी जायज नहीं है, क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कि पोर्टफोलियो मैनेज करें और उसको रिटर्न दें। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और उसकी मूवमेंट्स वॉलेटाइल होती हैं, कोई भी व्यक्ति उसकी रिटर्न्स गारंटी नहीं कर सकता वो पोर्टफोलियो मैनेजर को इंक्लूड करके। तो वो उनकी तरफ से जो उनकी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से निवेश कर सकते हैं वो निवेश करते हैं, ताकि निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकें। All right, now we have Rahul online. He's calling us from Mumbai. जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, राहुल सवाल पूछिए। Yeah, my question is, recently there was an article in one of the business dailies that the bank credit growth has slowed in many years. So do you think by offering PLI schemes and investment schemes that the people are not ready to take loans and invest, that the economy will grow anytime soon and there's no push on the demand side rather than on the supply side? Thank you.
Well, credit growth primarily is a little lesser because there are no investments that can take place in the economy as of now. Also, the banks are very conservative in lending, primarily because they consider that there would maybe an increase in the NPAs given the economic conditions and the difficulties people are facing. Overall, the fiscal stimulus of 30 lakh crores which have been given through the Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1, 2 and 3 plus the other programs and the RBI measures are likely to give boost to the economy. But to assume that the overall expenditures can be made only by the government through providing cash transfers may not be correct. It may be possible that the government fiscal stimulus is being provided through the PSUs being asked to extend their capex and other activities. Yamini, a short while ago we had a query about the cooperative banks. The government, the country is a kind of a churning going on, and we are having a lot of reforms in this various sectors. Recently there was a talk about RBI controlling, bringing out certain criteria for the cooperatives as well. How far do you think is it relevant today? It is very relevant because a lot of people have their investments in cooperative banks, and it's important that the cooperative banks also, are supervised and continue to enjoy the faith of the investors, because it tends to provide funds to the masses, to a lot of people who have not been able to reach to the other banking sectors, banks which are there. जी, और देखा जाए तो लालिमा सरकार लगातार छोटे निवेशकों के हित में निर्णय ले रही है, और अब रिजर्व बैंक की निगरानी में रहेंगे अब कोऑपरेटिव बैंक भी, जी। और हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं थाने से आदित्य जी। थाने से आदित्य हमारे साथ हैं। हेलो जी। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है, पहला सवाल कि बाजार वही होता है, इक्विटी मार्केट इंडिया का वही है, एसेट मैनेजमेंट वही है, तो फिर क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट या फंड हाउसेस ज्यादा पैसा कमा लेते हैं या कुछ कम कमा पाते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो जीडीपी की पॉजिटिव ग्रोथ आई है, क्या उस मार्केट बढ़ने की संभावना है? मेरा कॉल कर कीजिएगा। हाँ जी, आपका पहला सवाल कि फंड्स कैसे डिफरेंट रिटर्न्स कमाते हैं, वो इस पे निर्भर करता है कि वो किस स्टॉक्स में निवेश करते हैं और किस समय पे निवेश करते हैं। दोनों ही जरूरी होते हैं, और किस समय उसको एग्जिट करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में प्राइसेस कंटिन्यूसली एक लेवल पे नहीं रहती, चेंज करती रहती हैं स्टॉक्स के लिए, तो इसलिए रिटर्न बनाने की संभावनाएं हो जाती हैं डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, और एक डिफरेंट टाइमिंग्स को लेकर के। डाइवर्सिफिकेशन पे भी जो है उसका इफेक्ट होता है। जहां तक आपका सवाल है कि ओवरऑल जो जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन है वो अब कम हो गई है, और उसका जो इफेक्ट है वो एक ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा मार्केट पे, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डेवलप करता है, और एक जो बिजनेस है या मार्केट इकोनॉमी है उसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। राइट, वी हैव नाउ कविता ऑनलाइन एंड शी इज कॉलिंग अस फ्रॉम नोएडा। जी कविता, सवाल पूछिए। मैम, मुझे ये जानना है कि एक्सपर्ट बताते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना चाहिए जब भी कोई शेयर परचेज करते हैं। तो मैंने कुछ शेयर्स लिए थे 7-8 साल पहले, 300-350 की वैल्यू थी, और आज वो 1 और 1.5 रुपए पे वर्क कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए मैम? जी, अगर आपका निवेश बिल्कुल ही ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि उसके आगे कोई चांस नहीं है उसके रिवाइवल का, या उस कंपनी में कंटिन्यूअस लॉसेस हैं और वो बंद होने वाली है, या उसके अंदर कोई भी आगे जो है संभावना नहीं है बढ़ने की, तो एग्जिट करना बेटर रहेगा। पर अगर कोई मैनेजमेंट चेंज या रीस्ट्रक्चरिंग या मर्जर की वजह से कोई चेंज आ सकता है और चेंज देखा जा सकता है स्टॉक में, तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि 1 रुपए में आपको वैसे भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। Yeah, so that would require a bit of a research on the companies. Thank you, Dr. Yamini. Please stay tuned in, friends. We're going in for a short commercial break. Shall be back soon.
बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Well, welcome back to Market Mantra, friends, and we are now moving on to news from the Asian market. Asian markets ended lower today despite optimism over progress in COVID-19 vaccine development and fading uncertainty surrounding the US election, but upbeat China manufacturing data capped losses. So, Japan's Nikkei 225 index fell 0.8%, China's Shanghai Composite Index dropped 0.5%, Hong Kong's Hang Seng Index slipped 2.1%. South Korea's Kospi Index declined 1.6%, and Singapore's Straits Times Index lost 1.8%. Meanwhile, in economic news, China's factory activity expanded at the fastest pace in more than 3 years in November, while growth in the services sector also hit a multi-year high, with recent production data showing manufacturing now at pre-pandemic levels. In Europe, key stock indices traded flat, with focus on Brexit negotiations and the prospect of easing coronavirus restrictions and hopes for a COVID-19 vaccine. The investors await news of a call between UK Prime Minister Boris Johnson and EU Commission President Ursula von der Leyen, seen as the first sign of movement either towards a trade deal or of talks crumbling 5 weeks ahead of the deadline. So, London's FTSE 100 had gained 0.3% and German's DAX had added 0.4%, but France's CAC 40 was trading flat in intraday trade. Well, now we are joined by Keshav from Mumbai. Good evening, ma'am. Good evening. Yes? अप्रैल में कुछ शेयर्स लिए थे, तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा है, 30-40% का। या प्रॉफिट बुक करें या कुछ आने और करेक्शन आने की संभावना है? थैंक यू। हाँ जी, स्टॉक मार्केट्स काफी हाई लेवल पर हैं और बहुत सपोर्टिव नहीं है ऑर्गेनिक ग्रोथ के। माना जा रहा है कि करेक्शंस आ सकती हैं। ओवरऑल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे भी इफेक्ट उसका इफेक्ट नजर आएगा कि स्टॉक मार्केट्स कंटिन्यू रहती हैं हाई लेवल्स पे या करेक्शन नोट करती हैं, पर ये लेवल जो है बहुत सस्टेनेबल नहीं है, करेक्शंस आ सकती हैं। All right. So one has to be cautious with because Sensex has been around 40,000 plus for quite some time, Dr. Yamini. So you think that this is the best time to wait and watch? This is the best time to wait and watch. It would be good that if you have made good profits, then one can book profits also. और यामिनी, आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात की, जो आने वाली अब पॉलिसी होगी, मीटिंग में होगी, और उसमें जो जिस तरीके से खुदरा महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें यथावत बनाए रखेगा या उनमें कुछ आप परिवर्तन की संभावनाएं देख रही हैं? ओवरऑल लिक्विडिटी मेंटेन करके रखेगा और जो ब्याज दर है वो चेंज नहीं होंगी, ऐसा लगता है, क्योंकि जो है महंगाई का दर काफी बढ़ा हुआ है और उसमें एडिशंस नहीं करना चाहेगी आरबीआई। We often talk about interest rates, Yamini, and we find that the interest rates on FDs are some senior citizens complain that it's gone lower, but we are among the highest in the world. Do you think it's a kind of a double-edged sword because those who are borrowing will also be positively affected if the interest rates are less? How do you view this? It's a bit of a tightrope walk for the policymakers, isn't it? Yes, it is true. When interest rates are low, we expect the investments to go up. And automatically it's expected that, when the economy is not doing so well, the interest rates may be reduced. But at the same time, one needs to take into consideration the inflation and the overall liquidity in the economy, because very low interest rates would also harm. As far as fixed deposit rates are concerned, they're still at a sustainable level because deposits are continuously increasing in the banks. They have not shown much of a decline. Because it's more of a savers economy than an economy which works on credit. Mm-hmm, right. So
Yes, it is a double-edged sword, but a balancing act is more needed over there. And just because it's a savers economy rather than a credit economy, you've put it very well. That's why they say that we will never have the kind of recession which is normally seen in the credit-based economies of the world. Can we assume that? Yes, that is true, because a lot of times the consumptions don't fall that drastically as they may fall in a credit-based economy. And there more sustenance to the banks and to the credit givers need to be given. Right, and I think our huge population comes as an asset when it comes to being a consumer-based economy. Well, we are now joined by Ashok from Modi Nagar. जी अशोक जी, सवाल पूछिए. हेलो जी. हाँ नमस्कार जी, मैं अशोक फ्रॉम मोदी नगर बोल रहा हूँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त इस सिचुएशन में मेटल सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है, और मार्केट के बारे में कुछ बता दीजिए बस. मार्केट्स पॉजिटिव हैं और कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहेंगी, बट हाई लेवल्स पर हैं, तो करेक्शंस आ सकती हैं. ये भी देखा जा सकता है कि जो मेटल सेक्टर है वो लास्ट ईयर से पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है और कंटिन्यूसली एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो ऑयल और गैस सेक्टर में भी ओवरऑल रेगुलेशंस की वजह से माना जा रहा है कि कंपटीशन इतना इफेक्ट नहीं करेगा और कुछ कंपनीज में इंक्रीज देखा गया है प्राइसेस में. तो ओवरऑल दोनों सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं. All right, let's take a look at the oil now. Well, global crude oil prices tumbled today as investors waited for a decision by producer group OPEC Plus whether to extend large output cuts to balance global markets. But vaccine hopes helped keep benchmarks on track to rise more than a fifth in November. So Brent crude futures for January to be expired today dropped $1.01 to trade at $47.17 a barrel. U.S. crude futures for January fell 86 cents to $44.67 a barrel. But both benchmarks are still set for a rise of more than 20% in November, the strongest monthly gains since May, boosted by hopes for 3 promising coronavirus vaccines to limit spread of the disease and thus support fuel demand. जी, और हमारे साथ अब दिल्ली से फोन लाइन पर हैं पंकज. हेलो पंकज. हाँ जी सर. जी पंकज जी, सवाल पूछिए अपना. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. गुड इवनिंग. बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और स्मॉल इन्वेस्टर के लिए तो काफी बड़ा है. सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ रिप्लाई यहाँ पे उसी का दिया जाता है जो रूल रेगुलेशन है, या स्मॉल इन्वेस्टर का कुछ एड्रेसेस कर सकते हैं, उनका प्रॉब्लम्स है, सेबी को या फर्दर प्रपोजल दे सकते हैं कि जो रूल्स हैं, जैसे जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं, तो क्या वो आईपीएफ में उनको जो है एक जगह विंडो, सिंगल विंडो नहीं बन सकती जहां पे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट या चलो दे या उनमें उसको हेल्प करे, या फिजिकल शेयर और जो ट्रांसमिशन है फिजिकल शेयर में उसमें नंबर ऑफ शेयर्स रखें, ना कि 2 लाख रुपए रखें, क्योंकि 2 लाख रुपए आज की डेट में बहुत कम है. तो क्या आप सिर्फ रूल बताएंगे या फिर फर्दर कह सकते हैं कि सेबी में कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन या फिर साइट बताएं जी, जो कि वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता. ठीक ठीक. यस डॉक्टर यामिनी जी. आप नेशनल इन्वेस्टर फोरम में लिख सकते हैं. आप सेबी के अंदर कंप्लेंट्स होती हैं या ग्रीवियंसेस होती हैं, उनकी ऑनलाइन साइट है, उस पे भी अपनी जो सजेशंस हैं या शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं. यूजुअली चैम्बर्स होते हैं जिनमें स्मॉल इन्वेस्टर्स के या ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करके एक व्हाइट पेपर भी निकाल सकते हैं जो आप सेबी पे या मिनिस्ट्री पे भेज सकते हैं. All right, so National Investors Forum is the place to go to. Right. We are now joined by Gaurav from Ghaziabad. Yes, Gaurav. Hello. Hello. Yes, please ask a question. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Madam Yamini. My question is about what can we expect in this year's budget? What new things or what measures can be there to boost the economy? Will capital gain tax, which was levied, will it go, or will it remain, or can we expect 2 or 3 just layers for GST so that this becomes much easier? Thank you. Well, GST is outside the ambit of the budget. So the GST Council decides about the overall rates
So it will not be there in the budget. As far as the budget would be concerned, it would be mostly to give fiscal stimulus to the economy, primarily because technically the contraction is technically we have moved to a recessionary state with a second quarter having a contraction in the GDP. So overall, I do see the budget to be giving a more fiscal stimulus, either through investments in infrastructure or by making investments through public sector undertakings and so forth. As far as tax going for the long term, I don't think that would happen because it does not appeal to the present government's overall thought process of giving the rich a better chance to earn more money. जी, और अब हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं कमल। हेलो। हेलो जी कमल। हाँ जी। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कमल नहीं सर, मैं अमित बात कर रहा हूँ सर। ओ, हमको शायद थोड़ी गलतफहमी हुई समझने में नाम। जी अमित जी बताइए। नहीं एक्चुअली क्या सर, नमस्कार सर सभी को स्टूडियो में बैठे हुए महानुभाव को। ये जो आपके फोन उठाते हैं, I think the line has got disconnected. Yamini, are you there with us? Yes. Yeah. Yamini, when we talk about oil, there was a time a few months ago when we asked, we would ask our experts and they would say, well, $65 would be great, around 60 or 65 for India. Now that we've moved down to $47.17 a barrel, what does it hold for a country like us where our import bill is so high when it comes to oil? What does it mean for us? Well, it does assure a good hope for us because the crude oil bill automatically reduces our current account deficit. And overall, it does show a positive sign for improvement in the economy. But it's not at a very sustainable level, one needs to remember, because as the economies worldwide as well as in India would recover, and the COVID-19 vaccine, which by next week or by next year, January, is likely to be there, we do expect the crude oil prices to also pick up as the demand would increase. And again, we would say that when the demand is less, we say the economy is low. It's a kind of it reflects the slowing of the economy, and when it goes up, again it disturbs us. So, in your opinion, what is the nice figure when it comes to pricing of the oil? Well, primarily the supply cuts by the OPEC is one trigger, and the demand presently because of COVID-19 will be the second trigger. Usually the demand remains constant for most economies because there is a certain amount of a demand that will always be there. So OPEC tends to change the supply side. Right. Thank you, Dr. Yamini. Sorry, we are short of time. And thank you, Dr. Yamini, for being with us. And our friends, before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi assures farmers government is working with pure intention and farmers of the country will lead the Atmanirbhar Bharat campaign. Domestic stock markets were closed for a holiday while Asian markets ended lower. And Brent crude oil futures tumble $1.01 to trade at $47.17 a barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma saying bye-bye, namaskar. Namaskar.